गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहाँ गया मैं। अब थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन कर लिया जाए। देखिए जी, अरे बहुत कम ही हुआ है अभी लगता है। ओ माय गॉड, कैसे होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखें स्टेटमेंट क्या है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये है कि पार्लियामेंट इन जनरल, पर ऐसे मैंने बोला है कि लोकसभा के लिए। अब देखो ये जो आर्टिकल में क्या मेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में ये क्वेश्चन क्या आया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो हमारे जो आर्टिकल में जो मेंशन है यहाँ लोकसभा है। देखो आएगा यहाँ शैल नॉट बी मोर देन 5 एंड बाय द प्रेसिडेंट इधर उधर ये एंड शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। मैंने जो शुरू में बताया था कि इन जनरल, क्या बताया था, पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर, वो इसलिए वर्ड आया है इस्तेमाल, कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा मेंशन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा है कि लोकसभा ऑप्शन में न दिया है, पार्लियामेंट ऑप्शन में दिया है। और आंसर भी चुना जाए तो जब तक वो पार्लियामेंट वाला को ऑप्शन में ना चुना जाए आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लिया कि आएगा क्वेश्चन तो क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। तो एक तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन है यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट चाहे तो कभी हटाए, कभी रखना है या कभी ट्रांसफर करना है, किसी दूसरे पोर्टफोलियो देना है प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पर, एडवाइस पर। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का जो प्रपोजल चल रहा है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना, या प्रेसिडेंट को खुद कम्युनिकेट करे या प्रेसिडेंट उनसे इंक्वायर कर सकते, पूछ सकती है कभी भी। 77 आर्टिकल बताया जस्ट अभी, बताया ना। तो ये आपका सही, ये भी सही, पहला ऑप्शन सही नहीं है आपका। तो आंसर होगा 2 एंड 3। तो जहां भी 2 एंड 3 मिल जाए उसको मार देना है, बी में आ जाएगा 2 एंड 3। एंड देखो 1 2 एंड 3 भी दिया है, तो जो हल्का फुल्का सोच कर थोड़ा बहुत कम दिमाग के लेके लगा के जाएंगे, नहीं यार पार्लियामेंट तो है ना इन जनरल, तो ये तो होना ही चाहिए, तो उनका हो जाएगा गलत। अब कोई कोई क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको पार्लियामेंट को ही सही माना गया है, कैसे वो दिखाऊंगा। देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट के समय में, जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ तो क्या है, देखे नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। सही बात है। हाँ, इंडिया के केस में क्या है ना कि जो, मैं बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे ना वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। मतलब राज्यसभा लोकसभा कहीं के मेंबर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा के ही हो। अब जैसे कि राज्यसभा से जो बने प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ज्यादातर रहेंगे लोकसभा से रहेंगे, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ही तो सरकार बनेगी ना, लोकसभा से ही सरकार बनती है, तो ज्यादातर लोकसभा का रहेंगे। कभी कभी देखा गया जैसे राज्यसभा से बने मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा एंड एक और बने आपका राज्यसभा से बने थे, शायद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई राज्यसभा के MP थे। मोरारजी देसाई नहीं, इंदिरा गांधी, जब पहली बार इंदिरा गांधी जब PM बनी थी ना तो राज्यसभा के MP थी। क्यों, देखो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू जी 64 में डेथ हो गए, लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, 66 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, तो गुलजारी लाल नंदा को डिप्टी एक्टिंग मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा जो सीनियर मिनिस्टर थे वो उस पार्टी के। तो अब है जो कि कांग्रेस का बागडोर तो चला रहा था, तो अब बनाया गया क्या कि पहला बार में भी जब मरे थे तो गुलजारी लाल नंदा को ही एक्टिंग बनाया गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री को डिसाइड किया कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे लीडर रहेंगे, तो उनको लाल बहादुर शास्त्री डेथ किए तो गुलजारी लाल नंदा कुछ पीरियड के लिए रहे एक्टिंग। उसके बाद डिसाइड हुआ कि इंदिरा गांधी हमारी
लीडर रहेंगी, मतलब उनकी बेटी नेहरू जी की। तो इंदिरा गांधी रही तो इंदिरा गांधी को तो बना दिया गया। अब तुरंत कहीं पार्ले एमपी का सीट खाली हो तब ना, मतलब लोकसभा के एमपी का, या तो किसी को बोले कि तुम छोड़ो और ये इलेक्शन लड़े, तो वो तो इलेक्शन लड़े कहीं हार गई, तो राज्यसभा में तो इजीली चांस है, राज्यसभा में तो फिक्स है ना कि इस पार्टी का ऑलरेडी फिक्स रहता है कि इस पार्टी को 4 राज्यसभा का सीटें दी गई है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होगा तो इनको ही 4 सीट मिलेगी। तो राज्यसभा के एमपी पहली बार बनी थी, तो राज्यसभा के से एमपी बनाया गया, पहले पीएम बन गई और राज्यसभा से एमपी अपना वो बनी, तो इंदिरा गांधी। ब्रिटेन में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे वो लोकसभा यानी लोअर हाउस से ही चाहिए, हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन जो बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ पीपल, उससे ही होना चाहिए, राज्यसभा से नहीं होना चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, सही है। बाकी देखो सेकंड क्या है, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। सॉरी, ये तो सही है। एंड पहला क्या था, ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। वन ऑफ द हाउस क्या, किसी भी हाउस का। एंड मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको खुद दिख गया कि मेंबर ऑफ द हाउस 6 मंथ के अंदर किसी का भी बन जाए। तो ऑप्शन होगा आपका बी। तो पहला ऑप्शन, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। वन ऑफ द हाउस नहीं, मतलब ये है। दूसरा में क्या बोला है, तो बी नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन, लोकसभा ये गलत हो गया, सॉरी यार, ये वाला गलत है। ये लोकसभा पार्टिकुलरली बोला है, लोकसभा का किसी भी हाउस का बन जाए 6 मंथ के अंदर। तो देखो क्वेश्चन इजी इजी ही आया है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं आया है। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करना है। देखें है द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। यानी कोई मिनिस्ट्री हो या कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिएट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, किसके आधार पर, कैबिनेट सेक्रेटरी के आधार पर। कैबिनेट सेक्रेटरी के आधार पर क्यों कोई डिपार्टमेंट क्रिएट करे या कोई मिनिस्ट्री क्रिएट करे। कैबिनेट सेक्रेटरी तो क्या हो गया, ऑफिसर हो गए ना, ब्यूरोक्रेट। तो अगर ये करना ही है तो कैबिनेट सेक्रेटरी के डिसीजन के आधार पर क्यों करेगी भाई, तो खुद डिसाइड करेगी, उनका कैबिनेट डिसाइड करे या मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करे, पार्लियामेंट या उनका पार्टी डिसाइड करे। जैसे एक आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ एंड सीडीएस पोस्ट क्रिएट किया गया, एक सीडीएस अलग से डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट किया गया, चीफ ऑफ द डिफेंस। तो जिसके सबसे पहले थे शायद बिपिन रावत थे जो फर्स्ट चीफ बने, जो एक क्रैश में डेथ की। बिपिन रावत के कोई रावत ही थे, नाम बिपिन रावत नहीं, सॉरी कोई रावत थे, ध्यान में नहीं आ रहा है, जो एयर क्रैश में डेथ की, जो फर्स्ट सीडीएस बने। तो क्रिएट किया गया, डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। या कोई मिनिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कोई मिनिस्ट्री से ही निकाल के अलग मिनिस्ट्री बना दिया, तो ये सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शन, कोई ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन पर, उनके एडवाइस पर क्यों करेगी, नहीं। तो ये ऑप्शन ऐसे देख कर नहीं लग रहा है गलत। सेकंड ऑप्शन देखो, ईच ऑफ द मिनिस्ट्री is assigned to a minister by the president of India on the advice of the prime minister। assigned to a minister by the president of India, ये तो सही बात है, प्रेसिडेंट के इशारे पे ही, उनके एडवाइस पे ही। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, क्लियर सी बात है। 2009 का क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन अब चलते हैं, ये क्वेश्चन जो आया है हमारा 2009 का क्वेश्चन है। देखो, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को कंसिडर कर देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरी बी ए सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। कहाँ लोकसभा, किसी का भी मेंबर हो, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी मंत्री हो, कहीं के लोकसभा या राज्यसभा किसी के मेंबर हो, चल सकता है। तो एंड सेकंड ऑप्शन है यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर।
यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है ये किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। यानी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो उनका है, उनके कंट्रोल में आता है यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, यानी पार्लियामेंट में जो अफेयर क्या हो, सरकार का पार्लियामेंट्री अफेयर क्या हो, उसको देख रेख करना है। जैसे पार्लियामेंट में है जो इनका प्रपोजल कैसे आएगा, कैसे बिजनेस कंडक्ट करवाएंगे, कैसे सेशन कब कंडक्ट करवाना है, ठीक है, ये सब कितने, और ये सब और इनके मेंबर जो उनके उनके प्रिविलेज क्या होंगे, क्या है इनका, क्या इनके लिए जो प्रोविजन, इस पर देख रेख करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, जो पार्लियामेंट के अफेयर को देख रहे हैं, वो कहला है पार्लियामेंट्री अफेयर। या यूथ पार्लियामेंट एक होता है। यूथ पार्लियामेंट मतलब कहने का मतलब होता है कि इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इंडिया में जो जो यूथ है उनको ट्रेंड करे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे वहाँ सेशन चलता है, कैसे प्रोसीडिंग चलती है, ताकि इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आए और ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये थियोरेटिकल है, रियलिटी क्या है, ये अपने बच्चे को ही सिखाते हैं कि हमारा बच्चा कैसे है जो इलेक्शन में लड़े और जीते और ये पार्लियामेंट में है। या जो बचपन से ही जय मतलब किसी पार्टी के लिए झंडा हमेशा लहराया है, गुणगान किया है, खूब चापलूसी की है, चाय पिलाए खूब, शुरू से पार्टी के लिए लड़ा है, पार्टी में रहा दिन रात, कभी धरना में बैठा है, तो उनको सिखाने की जरूरत कहाँ पड़ता है, वो लोग तो उसी के हिसाब से चलते जाते हैं, आ जाते हैं। ऐसे यूथ पार्लियामेंट का इनका ऐसे काम होता है कि यूथ को ट्रेंड करना। अदरवाइज पार्लियामेंट्री अफेयर क्या है? गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट के रिलेटेड जो भी वर्क है, काम देख रेख है, वहाँ सेशन लाना का प्रपोजल लाना, कौन बिल इस पर लाया जाए, तो सब इनके पास पहुंचेगा। लॉ मिनिस्ट्री जो जो कंसर्न मिनिस्ट्री फ्रेम करेगी, कब लाना कब नहीं लाना, ये सब देख रेख करना, सेशन कैसे चलवाना, मीटिंग अटेंड या अपने मेंबर के लिए प्रिविलेज जो भी हो, मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड जो वर्क हुआ सरकार का, वो उस पर देख रेख कंट्रोल काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर का। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है, क्या आता है? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मतलब उनका जो पीएमओ ऑफिस बोलते हैं। तो यहाँ जान लिया, ये ऑप्शन आपका कौन सा गलत हो गया? फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो यहाँ हो जाएगा आपका नाइदर वन नॉट नॉट टू। अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, एसर्शन में है, ये एसर्शन मतलब तर्क दिया गया है, रीजन मतलब कारण, ये कारण, ये जो दिया असर्शन दिया गया है का तथ्य जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू लोकसभा एंड राज्यसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, नॉट राज्यसभा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, ठीक है। एंड रीजन ऑफ, देखो अब रीजन है, मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो एक तो वन सही एंड ए गलत, आर ट्रू, तो कोई ऑप्शन मिलता है? ए फॉल्स, आर ट्रू, यही मिला। अगर ये वाला ऑप्शन रहता है ये दोनों, तो होता कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उस पर सोचते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को क्या ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब ये जो स्टेटमेंट जो दिया है इसको सही ठहराने के लिए क्या ये स्टेटमेंट है कि नहीं, है ना। तो ए आई एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है इस चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन की बात ही कहाँ होती है, ये बोला तो हमारा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन, तो उसका सोचने की बात ही नहीं बनती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2002 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भेज दे दोबारा। तो एक तो एडवाइस जो था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को फॉलो करना है एडवाइस, इंदिरा गांधी ने, रिकंसिडर के लिए प्रेसिडेंट का थोड़ा प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, जो 40 किस 44th अमेंडमेंट है, रिकंसिडरेशन की बात हुई। देखो एंड है आर्टिकल, अब है आर्टिकल 163, तो एक मिनट, अभी ये एक मिनट मैं थोड़ा,
हाँ जी। देखिए इतना देर देख लिया, 163, 165 एंड 167 इक्वेलेंट, 74, 76, 78 के इक्वेलेंट है। तो ये यहाँ सेम चीज़ है, कुछ नहीं, जहाँ यूनियन होगा वहाँ स्टेट आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे चलते रहेगी, जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा। यार ये थोड़ा एंड जहाँ प्रेसिडेंट रहेगा वहाँ गवर्नर, गवर्नर यहाँ आ जाएंगे। देखें there shall be council of minister with the CM at the head to aid and advise the governor who shall in exercise of his function except in so far। अब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग है, डिफरेंट, बाकी जितना मिला सब चीज़ सेम है। एड क्या है, एड एंड एडवाइस ऑफ द क्या, गवर्नर के एडवाइस। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे विथ सीएम एट द हेड, उसको हेड कौन करेंगे, नेतृत्व कौन करेंगे, सीएम। टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, गवर्नर को सहायता देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। हु सेल, गवर्नर क्या, हु सेल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, उस फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सेप्ट इन सो फार एज हिज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिप्शन। मतलब ये इस एडवाइस के अनुसार काम करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़कर, जहां उनको अपना डिस्क्रिप्शन मतलब अपनी मर्जी से काम करना है, अपनी इच्छा से, अपनी विवेक से, अपनी समझ से, अपनी कह सकते हो आपका समझदारी से, जो भी हो, इन दिस अपने डिस्क्रिप्शन से करना हो काम, एक्सेप्ट ये, यानी अदरवाइज ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर उनके एड एंड एडवाइस से फंक्शन करेंगे, कुछ सिचुएशन को छोड़कर जहां इनको दी गई अथॉरिटी के अपने डिस्क्रिप्शन से काम करेंगे। अब कहाँ इनका डिस्क्रिप्शन गवर्नर का है, इस रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर शॉर्ट में बता दूं। वही सरकार बनाना हो तो किसकी मेजोरिटी है, किसको ऑफर किया जाए, तो ये जनरल है कि जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी है और उसकी ऑफर करेंगे, मतलब जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें आई है, अदरवाइज किसी और को भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कैपेबल नहीं हो बनाने में, तो अगर किसी को मतलब अभी मेजोरिटी नहीं हो फिर भी मौका दे देंगे, कहा कि तुम बाद में मेजोरिटी प्रूव करना, 15 दिन 1 महीना का टाइम है, इतना दिन में तो मेजोरिटी प्रूव करना हाउस में, सरकार बनाने वाले में। प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग, जो प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट भेजते हैं, तो गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं कि यहाँ सिस्टम सही से चल नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, या सेंटर से जो डायरेक्शन दी गई है उसको फॉलो नहीं की जा रही है, तो ऐसे केस में यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग, या कोई स्टेट का कोई बिल है, इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा जजमेंट पढ़ाया था, जो रिसेंट जजमेंट आई, तो कोई बिल को वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकती है कि नहीं, ऐसे केस में ये बिल प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, उस पर प्रेसिडेंट एसेंट देंगे। स्टेट बिल में जो बिल जो हाई कोर्ट की पावर और अथॉरिटी को डेरोगेट करती है, कम करती है, या उसके साथ उसके अवहेलना कर रही है, कोई ऐसा बिल, उसको तो पक्का रिजर्व रखना है, उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखना है। अदरवाइज दूसरे बिल भी जिससे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा हो, या ऐसा फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, डीपीएस के प्रोविजन को इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो, या लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कोई प्रोविजन को उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, लोगों का लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे बिल को रिजर्व रख सकती है प्रेसिडेंट, गवर्नर अपनी इच्छा से। हाई कोर्ट वाला तो प्रोविजन है, लेकिन अदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविजन डायरेक्ट मेंशन नहीं है, समझे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। साथ में कुछ अलग पावर है गवर्नर का, क्या, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
इन एरियाओं के लिए जो ट्राइबल एरिया हैं, तो ये जो शेड्यूल एरिया है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिगार्डिंग जो है इनको स्पेशल पावर है। ठीक है, बता चुका हूं पहले। साथ में जो शेड्यूल ट्राइब है, जो ट्राइबल एरिया है इंडिया में, उसने जो बताया था मैंने कहाँ कहाँ कितने कितने स्टेट में है ट्राइबल एरिया, तो उस एरिया के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, अफेयर के रिगार्डिंग, या डिक्लेयर करना कोई ट्राइबल एरिया है या नहीं, या कोई सेंटर का कोई लॉ रेगुलेशन उस एरिया पे इम्प्लीमेंट होगा नहीं, उस रिगार्डिंग गवर्नर डिसाइड करती है और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजती है। वहाँ गवर्नर का स्पेशल रोल है ये एक तो। और उसके साथ साथ जो 371 आर्टिकल, 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच सब है ना आई तक, तो उसमें प्रेसिडेंट गवर्नर का कई कई जगह अलग अलग रोल है। असम में, अरुणाचल में, मिजोरम में, नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करवाना। महाराष्ट्र में, गुजरात में डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे गुजरात में है ना सौराष्ट्र एंड कच्छ, महाराष्ट्र में विदर्भा डेवलपमेंट बोर्ड, इसको इस्टेब्लिश करवाना, इस पर ध्यान रख करना, ये हुआ। मणिपुर में ट्राइबल हिली एरिया का डेवलपमेंट से रिलेटेड बात। नागालैंड में ट्वेंसोंग एरिया का डेवलपमेंट, उसका फॉर्मेशन, ऑटोनोमस रीजन, उससे रिलेटेड जो राइट दिए गए हैं गवर्नर को, उसमें पावर दी गई है। फिर सिक्किम के रिलेटेड ऐसे ही दिया गया प्रोविजन, गवर्नर को दिया गया है। फिर और कहाँ है, मिजोरम हो गया, अरुणाचल भी हो गया। तो ऐसे से कुछ कुछ जो गवर्नर को अलग पावर दिए गए हैं। क्लियर है? तो ये डिस्क्रिप्शन की बात होगी। बाकी देखोगे, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन और नॉट, decision of the governor shall be final, and validity of anything done by the governor shall not be called in question on ground that he ought or ought not to be have acted in his discretion। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में मेंशन है, लेकिन जो गवर्नर के रिगार्डिंग डिसीजन जो रिसेंटली आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट जो आया, बताया था ना, जो तमिलनाडु वाले जो वहां बवाल मची थी, बिल को रिजर्व करके रखा था, और गवर्नर वहां जो RN रवि जो थे, जो बिल पर एसेंट नहीं दे रहे थे, तो उसमें क्या बोला कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू होगा, गवर्नर या प्रेसिडेंट को डायरेक्ट किया जाए कि आप एसेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो तो जजमेंट आया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड थोड़ी इस प्रोविजन को किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन तो ऐसे ही ऐसे है, पार्लियामेंट ने अमेंड नहीं किया, प्रोविजन ऐसे ही है कि इनका डिस्क्रिप्शन होगा, इन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगी। लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट आया, कोर्ट बोले कि नहीं, हम तो डायरेक्ट करेंगे अगर ये 3 मंथ वाला नियम को फॉलो नहीं करते हैं, कि 3 महीने के अंदर एसेंट नहीं देते हैं, 3 महीने से ज़्यादा रिजर्व करके रख लिए प्रेसिडेंट के लिए, या प्रेसिडेंट भी अपने पास 3 महीने से ज़्यादा रख लिए, तो हम डायरेक्ट करेंगे, हमारे पास आओ, हम ऑर्डर रिलीज करेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ought not to have acted in his discretion। मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में इनको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, इस पर सवाल जवाब नहीं होगी। तो कोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई, रिव्यू तो हर चीज़ का होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। लेकिन आर्टिकल में ऐसा ही मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही प्रोविजन मेंशन है, इसको अमेंड नहीं किया गया है, समझे। एंड द एडवाइस टेंडर बाय द, मतलब चलो उसमें तो कंट्रोवर्सी हुआ, बाकी ऑल जो डिस्क्रिप्शन का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें गवर्नर को अभी भी अपना डिस्क्रिप्शन है, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी कि ऐसे ऐसे ज़रूरत है, ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत है, और इसको डेवलपमेंट के लिए और फंड की ज़रूरत है। तो असम मेघालय त्रिपुरा ये सब जो है उनके ऑटोनोमस रीजन है, उनको और फंड की ज़रूरत है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, एजुकेशन एजुकेशनली काफ़ी बैक है, पीछे है, या पार्लियामेंट का लॉ जो लाया गया थी इस एरिया पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो कुछ मॉडिफाई करके अप्लाई होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे ये इनका डिस्क्रिप्शन है, कैसे रिकमेंडेशन भेजे। एंड थर्ड है, द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। क्लियर?
तो ये पहले से जो चला रहा है, और 163 के बाद आता है 164। जैसे वहाँ था अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, तो अदर प्रोविजन जो मिनिस्टर के लिए देखो मैक्सिमम आई थिंक सेम आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ डिफर है। द CM shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of CM, कुछ नहीं। मिनिस्टर shall hold, उतना ही, कुछ नहीं बात है। एंड थर्ड देखो ये अलग है, देखो झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ बिहार से अलग होकर 2005 में, तो झारखंड में, बिहार में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी ना, तो उसमें मैक्सिमम जो झारखंड वाले रीजन में थे, तभी तो डिमांड हो रहा था ना। अब ऐसे ही देखोगे कि MP में जो है ना, MP में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जो थी ट्राइबल वाले, वो छत्तीसगढ़ वाले में रीजन में, क्यों उधर उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है MP में। लेकिन जब MP को डिवाइड किया गया तो बहुत सारे लोग ट्राइबल MP में भी रह गए। तो ये प्रोविजन है कि जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ एक ट्राइबल मिनिस्टर भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ट्राइबल लोगों की भी देख रेख करते रहे ना, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बिहार से झारखंड हट गया, अब ट्राइबल वहाँ रहे नहीं, या रहे भी होंगे तो बहुत कम रहे, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो रहा था जो सिस्टम की, एक ट्राइबल मिनिस्टर होंगे, ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो मिनिस्टर होंगे, तो प्रोविजन को हटा दिया गया। तो उसके लिए अमेंडमेंट किया गया 94th अमेंडमेंट। ये पीरियड 2006 का है, 2005 में फॉर्मेशन हुआ झारखंड का। अगले साल बिहार को इस भार से मुक्त कर दिया गया कि आप ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रखने की जरूरत आपको नहीं है। एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कहाँ कहाँ हैं, कुछ ही जो गिने चुने जो 4 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ में है, फिर आपका झारखंड में है, छत्तीसगढ़ झारखंड नया बना, मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ से ही बना, एंड उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है। यहाँ तक ये, और किस अमेंडमेंट में यह अलग हुआ, ये सब बिल्कुल जानने की जरूरत है। एग्जाम में सब आते हैं या आए नहीं है तो पूछे भी जा सकते हैं। एंड आपका 4th पॉइंट है, और ट्राइबल से कुछ है क्या, मिनिस्टर से देखता हूँ। क्या है, किन किन स्टेट में शेड्यूल्ड ये ट्राइबल एरिया है, ये अभी नहीं, जो भी ये पहले हुआ है अभी जरूरत नहीं है। चलो 4th पॉइंट पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द CM इन द, कोई बड़ा बात नहीं यार, ये भी डिस्कस हो चुका है, बोलने की जरूरत नहीं है। एंड थोड़ा छोटा कर दूं, नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग CM इन स्टेट नॉट लेस देन 12। यहाँ बात देखो 15% वाला है, लेकिन 15% के 15% के हिसाब से अगर 12 से कम आ जाते हैं तो वहाँ 15% रूल अप्लाई नहीं होगा, कम से कम 12 मिनिमम रहना चाहिए, समझे। अब पौंडीचेरी वाला केस में जो मैंने बताया था कि 15% वाला क्राइटेरिया से ऊपर है, वो मिनिमम जो 15% होना चाहिए, तो उनके शायद 7 मिनिस्टर हैं, एंड होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, 4 या 5 होना चाहिए, 2 ज़्यादा हैं। तो लेकिन वो कहेंगे कि हम तो स्टेट है नहीं। दूसरी बात, मिनिमम अगर यूनियन टेरिटरी वाला केस में होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी वाला जो नियम है यूनियन टेरिटरी का, तो दिल्ली के लिए बनाया गया था, पौंडीचेरी के लिए कोई ऐसा बना नहीं है। तो उनके यहाँ थोड़ा सा अभी ऐसा बीच बीच का चल रहा है। तो ये रहा यहाँ तक, एंड आगे चलते हैं कहाँ कहाँ। देखो ए मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द, कुछ नहीं यार इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, देख लो, रीड करो, कुछ सिंपल सा रीड करते जाए। पहले वाला है बस उसी को सिर्फ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंज होगा बस उतना ही है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो 3rd शेड्यूल में शपथ लेने का है, तो प्रोविजन जो 1st शेड्यूल क्या है, टोटल कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल। 1st शेड्यूल क्या कहता है, यूनियन, इट्स टेरिटरी, स्टेट, ये सब को डिफाइन करता है, कितने यूनियन स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उनका एरिया क्या होगा, उससे रिलेटेड एक्ट। 2nd शेड्यूल क्या है, 2nd शेड्यूल में प्रोविजन है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, ये वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज का, फिर किसका किसका, फिर किसका है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रोविजन है ना उसमें, है। ये सब पहले डिस्कस कर चुका हूँ, किसका इसमें प्रोविजन नहीं है वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। इनमें से इतना नाम लिया, कौन नाम नहीं आया इसमें क्या, और
फिर क्या इलेक्शन कमिश्नर आया नाम, क्या यूपीएससी मेंबर आया नाम, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, खोल कर देखोगे। और थर्ड शेड्यूल क्या है, ओथ से रिलेटेड है। तो यहाँ ओथ में प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ का बात नहीं होता है यहाँ, या गवर्नर के ओथ का बात नहीं होता है यहाँ। ओथ का बात होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, या किसका, जो कंटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, जो कंटेस्ट कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, या और किसका ओथ का होता है बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके ओथ के रिगार्डिंग के जो है क्या फॉर्मेट होगा, कैसे ओथ लेंगे। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिलर मिनिस्टर जो भी ये हो गया, मिनिस्टर हो गए। और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये सेपरेट ओथ की जरूरत नहीं होती है स्पीकर का, जो एमपी का ओथ लिया उन्होंने वही ओथ होगा उनका। ये ओथ में थर्ड। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में कितना सीट प्रत्येक हर स्टेट को होगा उसका प्रोविजन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एरिया का रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक्सेप्ट एएमटीएम वाला। सिक्स्थ एएमटीएम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, उनके रिगार्डिंग 6 हो गया। सेवंथ क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो सब्जेक्ट है। 8 है जो लैंग्वेज की बात है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड 8 के बाद हो गया नाइन्थ शेड्यूल। तो हमेशा कितना जजमेंट आया नाइन्थ शेड्यूल, हर एक्ट को नाइन्थ शेड्यूल में जोड़कर क्या कर रहे थे, मैक्सिमम एक्ट को, लैंड रिफॉर्म रिलेटेड एक्ट को जोड़कर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड 11th शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायत, एंड 12th शेड्यूल रिलेटेड टू म्यूनसिपालिटी। ठीक है, तो ये हुआ शेड्यूल तक। तो थर्ड शेड्यूल में आता है जो ओथ का जो फॉर्मेट होगा वो है उसका, वो उससे रिलेटेड है, किनका किनका ओथ लेने का जो प्रोविजन है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें क्वेश्चन है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है 2022 का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। ये रैंक जो दिया है, इस रैंक में मैंने बोल दिया जो अभी तक मैंने पढ़ाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, कहीं था जिक्र, मैंने बोला ना कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन नहीं है या कन्वेंशन से चला रहा है ऐसे, लेकिन कोई डिवीजन ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो भी स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। देख लो, पढ़ लो, ज्यादा है यहाँ। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. Members in the Lok Sabha, not members in the Raj Sabha, या not members in the parliament। तो सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो क्या आंसर होगा आपको खुद पता है, ये 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो, 2009 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो चेंज किया गया था, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में चेंज क्या किया गया था कि जब अगर वो सीट गई एमपी या एमएलए की, तो वो मिनिस्टर का भी सीट चला जाएगा। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 2003 में हुआ, और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है खुद पता है, देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। which of the following constitution amendment act seeks the size of the council of minister। ये कुछ नहीं यार, इतना बार बार डिस्कस हो रहा, तो घूम फिर कूद दो। 9 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब का है, 7 का क्वेश्चन है, और ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, ना कि कहीं और का क्वेश्चन मैंने रखा है, प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो रिपीट हुआ है, कभी कभी हो जाता है, मतलब उस समय जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा सेट होता है, क्वेश्चन तो एक आदमी सेट करते नहीं है, कई आदमी, कई सेट होता है। तो कई सेट हुआ, कुछ क्वेश्चन उससे ले लिया, कुछ क्वेश्चन उस सेट से, कुछ क्वेश्चन इस सेट से लाकर
स्टूडेंट को दे दिया, एग्जाम में रख दिया गया, समझे ना। तो अगर एक सेट क्वेश्चन है उसके लिए हो सकता है को 10 सेट क्वेश्चन सेट करवाएं कई लोगों से। उनको भी पता नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन दिया वहां से क्वेश्चन वो एग्जाम में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आउट करके भी कैसे कर लोगे आउट। अब हो सकता है कि उनमें से कोई एक सेट में से कुछ क्वेश्चन को जब 9 में पूछ रहे होंगे तो वहां से एक उठा लिया गया यहाँ, तो कोई कॉमन क्वेश्चन किसी और ने भी रखा होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन उठ गया होगा, पकड़ लिया गया होगा। एक ही आदमी का तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वर्डिंग देखो सेंटेंस वर्डिंग तो अलग अलग है ना, तो ऐसे क्वेश्चन सेट होता है। ऐसे अगर क्वेश्चन एक ही आदमी को बोल देगा कि क्वेश्चन पेपर सेट कर दे तो क्वेश्चन लीक के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उनको फिर क्या होगा तुम बंद करके रखना होगा, जब तक एग्जाम ना हो तुम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन लीक कर देगा वो आदमी कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। और जो क्वेश्चन बनाया उसको खुद पता नहीं है कि हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, उसको भी नहीं पता, तो कैसे क्वेश्चन आउट होगा। तो ऐसे होता है जी क्वेश्चन सेट। अब देखें ए है, अब उसमें 7 पॉइंट था, आगे पॉइंट चल रहे हैं, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ उसका स्टेट का पॉइंट। तो 164 आर्टिकल में चल रहे हैं, ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ, कुछ नहीं यार नहीं बोलूंगा मैं, बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। एंड सैलरी के बारे में, इनका सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर का सैलरी है, तो अपना सैलरी लोग खुद डिसाइड करेंगे। स्टेट वाले इसमें पार्लियामेंट क्यों इंटरफेयर करेगी, आपकी जितनी हैसियत है आपकी जितनी इनकम है उस हिसाब से अपने अपने मिनिस्टर को या एमएलए को अपना सैलरी दें। अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है या नहीं रखना है, आपको कितना खर्च है तो उस हिसाब से आप रखना है, ना रखना है आप रखें। तो बिहार तो कहता है हम तो पैसा बहुत है भाई, हम तो अमीर हैं, चिंता नहीं है हमारे पास, हम लेजिस्लेटिव असेंबली से मन नहीं भरता, हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहिए मुझे, वहां भी हमको एमएलसी चाहिए पूरा डिस्कशन के लिए, डिटेल डिस्कशन के लिए, एकदम कानून सही तरीके से बनाना, एकदम सही तरीके से गवर्न करना, सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है बिहार को, एकदम ऊंचाई पर ले जाना है। तो उसके लिए हम असेंबली से नहीं होगा, सिर्फ हमको पूरा हम डिस्कशन गहराई में जाते हैं, गहराई में जाते हैं तो खुद गहराई में कर दिया इसको बिहार का। लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपने यहाँ यार, काउंसिल में कितना खर्च है उतना सबका सैलरी ये वो पेंशन में मिलता है, पता ही है एक बार बन गए तो पेंशन सैलरी, बाकी जो लाइटिंग वाइटिंग गाड़ी खर्च ये वो सब चीज़ सैलरी भी मिल रहा है, एकोमोडेशन सब में खर्च है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ, जितना खर्च होता है उतना में तो यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, हॉस्पिटल बना दिया जाना चाहिए, जो जरूरत है बिहार को। बिहार के बारे में ज़्यादा ना कुछ बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या क्या कमियां है वो सबको पता है। चले जी, तो फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से पहले मैं थोड़ा इधर रहना चाहता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिगार्डिंग सब चीज़ हो गया, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट, किचन कैबिनेट। कैबिनेट में भी यूनियन लेवल पर देखा जाए तो कैबिनेट में भी आपस में एक तो कैबिनेट गिने चुने कुछ लोग हुए, उसमें भी किचन कैबिनेट, कैबिनेट में भी कैबिनेट कमेटी हो जाती है, बैठा बनाते हैं वो लोग। कमेटी किस लिए बनाएंगे, कुछ कुछ 7-8 आते हैं कैबिनेट, किसके कमेटी किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए कमेटी बना देंगे। कमेटी किसके लिए, कमेटी बनाएंगे लोग किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कमेटी, इन्वेस्टमेंट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा चल रहा है उसके रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग उसके लिए एक कमेटी। कमेटी इकोनॉमिक अफेयर के लिए इस कमेटी, फिजिकल डेफिसिट कितना रहना चाहिए, रेपो रेट क्या रहना चाहिए, ये सब डिसाइड, ये सब मेजर मेजर पैसा से रिलेटेड जो डिसाइड करना है इकोनॉमिकल मैटर उसके लिए। कमेटी और सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के लिए, उसके लिए भी एक कमेटी है, कैबिनेट की कमेटी है। तो फिर हो गया ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर कमेटी हो गया एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हाउसिंग के लिए कैबिनेट की कमेटी है, हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए कि हमारे जो एमएलए हैं उनका एकोमोडेशन कैसे, मतलब एक कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे वो लोग अपने हिसाब से कन्वेंशन के हिसाब से ऐसे बनाए हुए हैं, या जरूरत के हिसाब से सहूलियत के हिसाब से ऐसे कमेटी बना लेते हैं, या एडहॉक बेसिस पर कुछ टाइम पीरियड के लिए या आपस में ऐसे। तो वो बताया फिर एक होता है क्या, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो कमिटी ऑन द कैबिनेट कमिटी ऑन स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, ऐसे। तो इतने इसमें किताब में दिया हुआ है इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, तो इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, ऐसे 1-1.5 पेज का है, और सबका काम वैसे ही से जिस जो जो नाम है उसके हिसाब से काम है, बांट दिया जाता है। तो ये लोग ऐसा है कि लोग मीटिंग करते करते ही परेशान रहते हैं, कैबिनेट की मीटिंग, पार्लियामेंट में सेशन, फिर है जो
बीच बीच में जो क्या देखते हो, पार्टी की मीटिंग, इलेक्शन चुनाव प्रचार, तो ऐसा लगता है कि लोग बस ये सब में ही परेशान 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 रहते हैं। तो ऐसा देखते हो बिजी लोग, ये लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इतना गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो जाते हैं देखो कि मीटिंग इतना होता है ना, इतना मीटिंग, कई मीटिंग में देखो कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई बोलना भी नहीं है, लेकिन एज ऑफिसर आप हो तो आपको मीटिंग अटेंड करना है। मीटिंग में हर ऑफिसर से जो हेड है उनको आना है। तो आप या तो यंग ज्वाइन करोगे तो माइट भी कम जाना पड़े, लेकिन बाद में धीरे धीरे होगा तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे हाल है। और स्टेट में कहीं हो, मान ली कहीं एसपी हो कि डीएस, कहीं आप डीएम पोस्टेड हो, तो वहाँ का डीएम उस डिस्ट्रिक्ट को कौन है, वो डिस्ट्रिक्ट एसपी कौन है, जाना ही जाना है। मैटर आपका भले आपका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन अटेंड करना है। मीटिंग से ही लोग परेशान रहते हैं। ऐसे मिनिस्टर लोग का भी ये हाल है, देखो इतनी कमेटियाँ बनी हुई है, ये तो कमेटी हो गया कैबिनेट की कमेटी, उसके अलावा वहाँ भी तो कमेटियाँ अंदर सेशन जो हो रहा है, प्रोसीजर बिजनेस हो रहा है वहाँ, उसके अलावा भी तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बैठी बनी हुई है ना, तो उस कमेटी के भी मेंबर है। जैसे क्या बोलूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अदर मेंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि वहाँ है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, फिर एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है, इथिक्स कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी है, हाउसिंग कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है, एकोमोडेशन, बहुत सारा ऐसा सब कमेटी वहाँ भी बना हुआ है। सब में कभी इसका मीटिंग, कभी उसका मीटिंग, कभी उसका मीटिंग करते करते लोग परेशान रहते हैं। तो बाहर से जितना दिखता है ना, इतना सिंपल नहीं है, बहुत परेशान, बहुत टेंशन है। बाकी चुनाव प्रचार का जब समय आता है तो उसमें लगे हुए हैं, बहुत लाइफ हेक्टिक रहती है। बाहर से जितना फोटो देखते हो ना, रोज पेपर में फोटो आते रहता है इनका, कितना गर्व महसूस होता होगा, वो अंदर से उनकी क्या हालत है वो वही पता है। लेकिन पावर की भूख, फिर भी लोग उतना परेशान, उतना टेंशन होने के बाद भी जाना चाहते हैं। अब खुद जिस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, ये पोस्ट में कम परेशानी है, मैं बता दूं। अफसर बनने में, अफसर बनना कोई सिंपल चीज, बन तो जाना, उसके साथ वहां भी बहुत परेशानी है, हमेशा मीटिंग वीटिंग, ये काम वो काम, छुट्टी जॉब पर रहोगे तो भी आप छुट्टी पर भी आप ड्यूटी पे रहो। अफसर अगर लीव पर भी है तो वहां से ये काम हुआ कि नहीं, ये फाइल हुआ कि नहीं, इसकी मीटिंग हुई कि नहीं, इसका डिस्कशन, ये फाइल कहाँ तक पहुंचा, ये काम कहाँ तक पहुंचा, वहां से हमेशा कोऑर्डिनेट करना है। आपके बदले कोई और भले ही एक्टिंग है तो भी आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल निश्चिंत हो गए। आप नॉन गस्टेड पोस्ट पर है तो गए छुट्टी पर तो बिल्कुल वहां से तो कोई मतलब ही नहीं है। जब जाएंगे ड्यूटी तो ऑफिसर ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, ये होता है ऑफिसर, मैं बता दूं। अगर सोच के जा रहे हो कि आराम है तो नहीं भाई, नहीं ऐसा। क्लियर? तो ऑफिसर को भी खूब है ऐसा, और मिनिस्टर जो देख रहे हो जो भी हो, उनको भी बहुत है। बाकी उनको तो और भी टेंशन, पैसा इतना खर्च, ये चुनाव में यहाँ से ऐसे, तू जानती हो कहाँ पैसे लाना, किसको टिकट देना, किससे कितना पैसा लेना, हॉरेबल रहता है। तो सब बीपी शुगर थायराइड ये वो दवाई, हट की दवाई, दुनिया भर का ये सब, वो सब परेशान रहते हैं। अल्टीमेटली इतना टेंशन है, तो उनके सामने ऐसा नहीं है कि तुम तो कभी भी 10 रसगुल्ले दे दिया जाए तुम खा लोगे, कभी मना मैगी खा लिया, अभी ये खा लिए, कभी वो खा लिए, कभी पकौड़ा खा लिए। उनकी लाइफ ऐसे नहीं है, वो खाएंगे तो भाई एक तो इतने टेंशन ऐसे शरीर अंदर से पूरा खराब हो रखा है, तुरंत भर में बीमार पड़ने वाले हैं। तो ऐसी हालत है। तो लाइफ में भले वो गाड़ियां पे घूम रहे हैं, पर अंदर से वो इंजॉयमेंट, कुछ भी खा ले कुछ भी पी लो, ऐसा लाइफ उनकी नहीं होती। और जिंदगी में पहले सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे खुशी क्या है, बढ़िया खाओ, उससे ज्यादा कुछ भी तुमको मिल जाए पर खा ही नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो वो खुशी है क्या? हैप्पीनेस है? नहीं, हैप्पीनेस, खुशी नहीं आएगी अंदर से। चले जी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ना। तो ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग, ये कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग मैं वो भी बता चुका, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली मेन हेड हैं, गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करना, एग्जीक्यूट करना, सबका काम, अपॉइंटमेंट, किसी को हटाना, लोगों के लिए जवाबदेही उनका है, लोगों से इंटरेक्ट करना प्राइम मिनिस्टर का है। ऐसा देखा जाए तो भाषण देना या इलेक्शन में कैंपेन में जाना, वो लोगों की सुनना, वो प्रेसिडेंट का, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का काम है, उनके नाम पर ही वोटिंग हो रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, बहुत सारे कमिटी, नीति आयोग, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटर काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड और जो इंटर स्टेट जो क्या होता है, वाटर रिसोर्स काउंसिल होती है, वाटर रिसोर्स के लिए जो काउंसिल है, उसके भी चेयरमैन
प्रेसिडेंट ही होते हैं, और क्या है। बाकी बहुत सारे कमिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वो इतने सारे हैं, उसके सब बहुत सारे ऐसे कमिटी हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसके चेयरमैन पहले से ही ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, इसको लीड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का ये, बाकी मिनिस्ट्री में जो जो सरकार में जो अहम रोल है वो, एंड जो पावर मेन कंसंट्रेटेड है वो किसके अंदर है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही है। तो ये हुआ इतना, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं, ये नहीं हो कभी। ये कुछ प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग बचा, कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर में और कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो आर्टिकल उनसे रिलेटेड है वो भी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर के डेथ करने पर जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर ये जनरल या कोर्ट की ऐसे रूलिंग है, जब कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिंग से प्राइम मिनिस्टर कोई डेथ कर गए या प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कुछ पीरियड के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए बनाया गया। तो अब ऐसा नहीं है कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अगर बनाया गया है तो अब वो मेजर मेजर डिसीजन ले ले, मेजर मेजर पॉलिसी ले ले, मेजर है जो ऑर्डिनेंस पास करवा दे प्रेसिडेंट को बोलकर, नहीं। वो जो सरकार को डे टू डे रूटीन के लिए कोई फाइल फॉर नॉर्मल जो साइन करना है उसके लिए है, कोई मेजर इनिशिएटिव लेने के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को पावर नहीं है। मेजर स्कीम लाने के लिए, हाँ, मैटर अगर देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, देश की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में कोई एक्शन लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा पॉलिसी कोई बड़ा चेंज ला दे वो उस पीरियड में उनको अथॉरिटी नहीं है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, ये कन्वेंशन है, या कि अगले कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज करने के लिए कोई प्रपोजल ले आए या तुरंत कहने ऑर्डिनेंस पास करवा दे या ऐसा कुछ नियम करवा दें ताकि अपने खुद उनको नेक्स्ट इलेक्शन में, कमिंग इलेक्शन में जैसे डेथ कर गए कोई, या असेंबली डिजॉल्व, लोकसभा डिजॉल्व हो गई, कोई सरकार बनाने के लिए अभी तैयार नहीं, मतलब तो ऐसे केस में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया इनको, मतलब कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे केस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर दे, नहीं कर सकते। ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए हो गया। तो कब कोई डेथ कर जाए या कोई सरकार बना नहीं पा रही है। अब बता दूं, पार्लियामेंट डिजॉल्व हो गई, ठीक है, डिजॉल्व हो गई, इलेक्शन होने में 10 दिन टाइम है, 15 दिन, अब इलेक्शन होगा, सरकार बनेगी, 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। इस बीच में अगर प्रेसिडेंट को कुछ काम करना है तो कैसे काम करेगी ये लोकसभा तो डिजॉल्व हो गई, पार्लियामेंट नहीं लोकसभा। तो इस केस में अगर प्रेसिडेंट को कोई एक्शन लेना है, कोई प्रपोजल जा गया उनके पास, तो यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही, यानी लोकसभा भले डिजॉल्व हो गया लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो खत्म नहीं होता है, वो तब तक सरवाइव करता है जब तक नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शन ना हो जाए, या नेक्स्ट पार्लियामेंट लोकसभा सेशन में ना आए, सेशन में आएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब तक ना गठन ना हो जाए, जब तक फॉर्मेशन ना हो जाए। यानी प्रेसिडेंट को एट एनी हाउ किसके एडवाइस पे काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब यहाँ लोकसभा डिजॉल्व हो गया मतलब भंग हो गया, मतलब सरकार गिर गई, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर भी रहेगी, कायम रहेगी, और उनके एडवाइस पर ही, यानी इस पीरियड में डे टू डे रूटीन एक्टिविटी के लिए जो काम धंधा, जो सरकार के जो बिजनेस चलेगी, सरकार कैसे सिस्टम कैसे चलेगा, तो उस पर जो है जो प्रेसिडेंट का कहीं एसेंट देने की का अगर सिनेरियो आता है, सिचुएशन आता है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहे हैं उनके एडवाइस पे ही, समझ गए। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम थोड़ा बहुत, और बाकी वही होता है प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करना, बुक में एकदम बिल्कुल थियोरेटिकल बातें लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट करना, लीड करना और गाइड करना, ऐसे ऐसे थोड़ा फिलोसफिकल बातें लिखी हुई है। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट में इतना ही, प्राइम मिनिस्टर में इतना ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। अब कहाँ है हम लोग, चलते हैं फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देखा जाइए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर क्या है, नॉमिनल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव। देखो जो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, पता है ना। तो जैसे पार्लियामेंट चैप्टर में ऐसे है, तो पार्लियामेंट किसको किसको पार्लियामेंट बोला गया, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पार्ट है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये पार्लियामेंट के पार्ट है। मैंने यानी
एंड साथ में अटॉर्नी जनरल, ये भी है पार्लियामेंट के पार्ट हैं। एग्जीक्यूटिव कौन कौन कहलाते हैं? एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो ये प्रेसिडेंट, ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। प्रेसिडेंट इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र के या सेरिमोनियल। एंड रियल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर किसके पास है? पीएम के पास है। हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय पीएम। तो पीएम को बोला गया है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इनको बोला गया है प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो हेड कहे जाते हैं वो प्रेसिडेंट, एंड गवर्नमेंट के पीएम। पॉइंट देख लोगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। मेजोरिटी पार्टी रूल, तो मेजोरिटी पार्टी मतलब जो मेजोरिटी, जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी ना कि राज्यसभा में, इतना ही है। और किसी को मेजोरिटी नहीं है, किसी एक पार्टी को, तो किसी के साथ कंबाइन करके कोalition करके सरकार बनाए। तो ये प्रोविजन है यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो मेजोरिटी इसमें और कुछ नहीं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में कितना डिस्कस हो चुका है देख लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यहाँ एक स्कीमेटिक डायग्राम रखा हुआ है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। अब देखो, मैंने कभी बोला है कि एग्जाम में कभी टाइम नहीं हो तो फटाफट डायग्राम के फॉर्म में बनाकर शॉर्ट में लिखकर आप आंसर कर सकते हो। नंबर लगभग आपको उतना ही मिल जाएगा, पर टाइम कम पड़े तो, ताकि उतना में आपको भले हर पॉइंट को डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया हो, या कहा मैंने ये बोला कि कभी कभी टाइम कम रहे तो सिर्फ पॉइंट लिखकर आगे बढ़ो, ठीक है, ताकि टाइम आपका एक तो नंबर भी मिल जाए सफिशिएंट, मतलब और सेटिस्फैक्टरी कहो, एंड टाइम भी सेव हो जाए। और कई क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लो, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को खूब लिखने से अच्छा है कि बहुत सारे क्वेश्चन को कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करो, तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। और इतना तो पढ़ा दिया है कि हर क्वेश्चन में आप एलिजिबल, इतना तो नॉलेज है कि लिख तो दोगे ही भाई। देखिए इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कहा गया। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें, ऑरिजिन टू वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बता चुका हूं। यहाँ देखो लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल है, लोकसभा राज्यसभा, ये क्लियर सी बात है लेजिस्लेचर। और यहाँ है पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट ये सबको बोलते हैं, ये लिखा इज नॉट सेपरेट। तो जो मंत्री होते हैं पार्लियामेंट से ही आते हैं, लोकसभा राज्यसभा से ही, तो सेपरेट कैसे हैं? एंड कंप्राइज ऑफ द पीएम कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये सब देखिए। कॉल्ड गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल टू, लोकसभा के लिए जवाबदेही, अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबल कहा जाए। एंड यहाँ कुड इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट कर सकती है इनको हटाने के लिए। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ है आपका इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो प्रेसिडेंट हु इज ए हेड ऑफ अ स्टेट, एंड यहाँ पीएम जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो बातें ये यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में रखा गया है, कोई बड़ा चीज यहाँ नहीं है। सेम चीज ये भी वही है, इसमें अगर कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत कुछ लगे तो देख लो, कोई इसमें बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो कहीं से मुझे मिला तो मैंने यहाँ रख दिया यार, क्लियर से बता दूं। लगभग वो जो उसमें बातें कही गई वो सब बातें ही यहाँ। ये यहाँ कुछ अलग है क्या? बाइकैम नहीं, कुछ अलग नहीं है। आप देखते हैं पॉलिटिकल होमोजीनिटी, होमोजीनस मतलब कैसे, मतलब राजनीतिक तौर पर कहा गया राजनीति समानता, मतलब समानता नहीं कहा जाएगा, होमोजीनस मतलब एक समानता, एक कहा जाएगा। कैसे कहते हैं क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी तो उनका जो थिंकिंग रहेगा, जो उनका फिलॉसफी रहेगा, जो उनका सिद्धांत रहेगा, ठीक है, वो एक ही रहेगा। तो कह सकते हो आइडियोलॉजी जो रहेगा, आइडियोलॉजी वर्डिंग इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल। जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी ये है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये है, ये उनका ओवैसी वाले जो पार्टी है उनकी आइडियोलॉजी ये है। तो वो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि बीजेपी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, वो हिंदुत्व के सिद्धांत पर, उस सिद्धांत पर चलते हैं। हमारी आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म है, अलग सिद्धांत है। तो ये अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो ऐसे केस में कोशिश रहा जाए कि सबकी थिंकिंग एक समान से चला जाए।
अगर डिफरेंट थिंकिंग रहेगी तो सरकार चलेगी नहीं, वो वापस सपोर्ट खींच लेगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जब कोलिशन भी बनता है तो उन्हें एक ही सोच और जो डायरेक्शन दिया जाए उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो ये कहा गया है कि आइडियोलॉजी उनका सेम होगा और एक ही मत पर चलेंगे। डबल मेंबरशिप और कुछ नहीं, बोथ मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कुछ नहीं बड़ा बड़ा बात है यार। एंड नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।